पुस्तक संयमी रहें, बहुत दिन जिए। लेखक युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। सारा जगत एक व्यवस्था में बंधा है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि कोई अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। पृथ्वी पर भी वैसी ही व्यवस्था है। आग में हाथ देने पर जलता ही है। पानी को कहीं भी रखें, अपना तल खोज लेता है। कोई वस्तु ऊपर उछाली जाए तो वह नीचे गिरेगी ही। मनुष्य भी इस प्रकार की मर्यादाओं में बंधा है। उन्हें तोड़ते ही उसे दंड मिलता है। उसे प्रकृति की व्यवस्थाओं के साथ चलना पड़ता है। भोजन, वेश, भूषा, रहन सहन सब में प्रकृति हस्तक्षेप करती है। गर्म प्रदेश का रहने वाला यदि ऊनी वस्त्र पहने फिरे तो स्वास्थ्य की हानि उठाएगा। प्रकृति की इन व्यवस्थाओं के अनुरूप जीवन क्रम अपनाने पर ही स्वास्थ्य संवर्धन हो सकता है। आँख, नाक, कान, जीभ तथा जन्नेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनका संयम आवश्यक है। इनका संबंध मन तथा मस्तिष्क से होता है। इन 5 में से 2 इंद्रियां ऐसी हैं जो मन को अपनी ओर खींचती है तथा उसे अपना दास बनाने का प्रयास करती है। ये है स्वादेंद्रिय तथा जन्नेंद्रिय। इन दोनों के संयमित रखना स्वास्थ्य संवर्धन के लिए अनिवार्य है। जीभ तथा भोगेंद्रिय पर अंकुश नहीं रखा जाए तो मनुष्य का स्वास्थ्य ही चौपट नहीं होता, वरन इनका असंयम मनुष्य को खोखला बना देता है। प्रकृति के अन्य प्राणी इन दोनों पर पूरा नियंत्रण रखते व स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य को भी इन पर पूरा नियंत्रण रखना ही चाहिए। स्त्री पुरुष का निर्माण ईश्वर ने एक दूसरे के सहयोगी के रूप में किया है। संतानोत्पादन भी उनका एक अनिवार्य कृत्य है। वेश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार जितनी संतान उत्पन्न करनी उपयुक्त हो उतनी करनी चाहिए। संतानोत्पादन के अतिरिक्त पशु प्रवृत्तियों के वशीभूत हो काम सेवन में अमर्यादित रहने वाले अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आज के समय को देखते हुए संतानोत्पादन भी सीमित ही होना चाहिए। अधिक संतान उत्पन्न करके स्वास्थ्य, समय तथा देश का भविष्य अंधकार में करना है। अधिक संतानों का न तो सही लालन पालन हो सकता है, न उनकी शिक्षा दीक्षा हो सकती है। दिन रात उन्हीं की चिंता में घुलते रहकर स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। असमय ही मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। असंयम की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है कि उस व्यक्ति की दशा एक बैल सी हो जाती है जो निरंतर गृहस्थी के जुए में फंसा रहता है। वह न स्वयं कुछ पाता है, न दूसरों को कुछ दे सकता है। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया गया है। सत्य भी है, वीर्य रक्त से भी महत्वपूर्ण होता है। रक्त की कमी हो जाने पर स्वास्थ्य स्थिर नहीं रह सकता। कोई रोग आकर घेर लेते हैं तथा मृत्यु तक हो जाती है। रक्त की अधिकता पर स्वास्थ्य उत्तम होने लगता है। वीर्य रक्त से 100 गुना महत्वपूर्ण होता है। इसे प्राण शक्ति का भंडार भी कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। इस ब्रह्म तत्व का विनाश करके स्वस्थ होने के सपने देखना व्यर्थ होगा। ये ओज शक्ति एक आशा बनकर चमकती है। इससे शारीरिक तथा आत्मिक शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क की शक्ति का विकास होता है। मन की शांति बढ़ती है। दीर्घायु होने के लिए ब्रह्मचर्य पालन एक सरल सुगम मार्ग है। इस ओज शक्ति का भंडार जितना विशाल होता है उतना ही मनुष्य स्वस्थ तथा शक्तिवान बनता है। प्राचीन भारतीय नागरिक इसके महत्व से परिचित थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। हनुमान, भीष्म, लक्ष्मण आदि की शक्तियों का प्रमुख स्रोत यही था। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, संपूर्ण भोजन, व्यायाम आदि से स्वास्थ्य बढ़ता है, किंतु ब्रह्मचर्य इन सबसे महत्वपूर्ण है।
ये जीवनी शक्ति का संग्रह है। जीव पर नियंत्रण नहीं रहने का भी यही दुष्परिणाम होता है। धन व स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। चित्त निरंतर स्वाद का ही चिंतन करता रहता है। एक ही ओर चित्त लगे रहने से दूसरे कामों से मनोयोग हट जाता है। जीवन में असफलता ही हाथ लगती है। यदि जिह्वा पर सीधा नियंत्रण करने में कोई अपने आप को असमर्थ पाता है, तो उसका उपचार अस्वाद है। जीभ अपने स्वाद के लिए जिन वस्तुओं की मांग करती है, उन्हें अलग अलग खिलाया जाए। यही प्रयोग स्वाद के वश हो, आवश्यकता से अधिक खाने की आदत छुड़ाने के लिए भी किया जा सकता है। रोटी अलग खाई और शाक सब्जी अलग खाई, अचार पृथक से खाया और मिर्च अलग से खाई। इस प्रकार बिगड़ैल घोड़े की तरह बिगड़ी हुई जीभ वश में आ जाएगी। पहले जीभ का मस्तिष्क तना मन पर अधिकार था, अब इनका उस पर अधिकार हो जाएगा। स्वास्थ्य हानि नहीं होगी। शारीरिक दुष्कर्मों की तरह मानसिक दुष्कर्मों का भी स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। अश्लील चिंतन का कुप्रभाव केवल अकेले उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, वरन ये छूट की बीमारी की तरह समाज में भी फैलता रहता है। शारीरिक व्यभिचार की अपेक्षा मानसिक व्यभिचार भी उतना ही घृणित तथा बुरा है। मन में इस प्रकार के गंदे विचार एक बार स्थान बना लेते हैं तो वे शरीर को निरंतर उत्तेजित करते रहते हैं। ये उत्तेजना उस व्यक्ति के बोलने चलने में भी प्रकट होती है तथा उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। वो व्यक्ति तो शरीर तथा मन की निरंतर उत्तेजना सहते सहते खोखला होता ही है। समाज पर भी कुप्रभाव डालता है। वर्तमान समय में ये संक्रामक रोग बुरी तरह फैल रहा है। गंदे साहित्य तथा सिनेमा इसके प्रसार में बहुत सहयोग दे रहे हैं। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य तथा शक्ति क्षीणता के रूप में परिलक्षित हो रहा है। नन्हे नन्हे बालक तथा किशोर भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे हैं। प्लेग से भी भयंकर ये बीमारी है। उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए मानसिक व्यभिचार की इस भयंकर संक्रामक बीमारी से स्वयं तो बचना ही चाहिए, साथ ही साथ समाज में फैल रहे इस रोग की रोकथाम का भी भरसक प्रयास करना चाहिए। इसका व्यापक प्रतिरोध यदि नहीं किया जाएगा तो ये कभी न कभी हमें तथा हमारे परिवार को दबोच ही लेगी। वीर्य रक्षा के लिए शारीरिक संसर्ग से बचना ही पर्याप्त नहीं होता। काम वासना जगाने वाली अश्लील पुस्तकों का पठन, गंदे चित्रों को देखना, गंदी बातें करना, अश्लील गाने गाना सुनना, मन में अश्लील चिंतन करना आदि बातें भी वीर्य हानि का कारण होती हैं। इनसे बचना ही चाहिए। आजकल सर्वत्र अश्लील संगीत सुनाई पड़ता है। सिनेमा में अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं। अश्लील पुस्तकों की बाढ़ सी आई हुई है। नारी को मां के पद से उतारकर वैश्या के स्थान पर घसीटा जाने लगा है। इसका परिणाम स्वास्थ्य हानि तथा चारित्रिक पतन के रूप में हमारे सामने है। नियमित, संयत और व्यवस्थित जीवन जीने से मनुष्य शरीर शांति और सुविधा पूर्वक चलता है। मनुष्य शरीर ही नहीं, मामूली वस्तुएं भी यही अपेक्षा करती हैं कि उनका संचालन क्रमबद्ध रीति से हो। घड़ी को सधे हाथ से नियत समय पर चाबी दिया कीजिए, संभाल कर रखा कीजिए, तो ही वो पूरे दिन जी सकेगी। यदि दिन में कई बार समय को समय झटके से चाबी भरे, गलत तरह इस्तेमाल करें, तो वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी। कपड़ों की साथ संभाल रखने से वे काफी दिन काम देते हैं, जो उन्हें ऐसे ही इधर उधर बेसिलसिले पटकते रहते हैं। उन्हें कीड़े, चूहे, झींगुर खा जाते हैं। मैल और उपेक्षा से उनकी जिंदगी आधी रह जाती है। संसार की कोई वस्तु ये नहीं चाहती
कि उसके साथ उपेक्षा बढ़ता जाए। उपेक्षा एवं तिरस्कार सबको बुरा लगता है। हमारा शरीर भी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करता। वो रूठ कर को भवन में चला जाता है, बीमार पड़ जाता है और तब तक रूठा ही पड़ा रहता है जब तक उसे पुनः उचित सत्कार का, व्यवस्थितता का आश्वासन न दिया जाए। स्कूल की शिक्षा में प्रत्येक विषय के घंटे नियत होते हैं। कल कारखानों के हर विभाग में समय की पाबंदी, कार्यशैली और गतिविधि को नियमित रखा जाता है। शरीर का कार्य भी तभी चलता है जब उसका संचालन पूर्ण व्यवस्थित रूप से किया जाए। दिन भर के कार्यक्रम की हमारी उचित दिनचर्या बनी होनी चाहिए और हर कार्य नियत समय पर व्यवस्थित विधि व्यवस्था के साथ होना चाहिए। तभी स्वास्थ्य की सुरक्षा संभव हो सकेगी। भोजन का समय 2 बार हो सकता है। मध्याह्न और सायंकाल को 2 बार नियत आहार लेते रहने से पाचन क्रिया ठीक प्रकार अपना काम करती रहती है। सारे दिन बकरी की तरह मुंह चलाते रहने से पेट की वो दशा हो जाती है जो अधपकी खिचड़ी में बीच में ही कुछ और उसी में पकने के लिए डाल देने से होती है। चूल्हे पर चढ़ी हुई पतीली तभी कोई भोजन ठीक प्रकार पका कर देगी जब बीच में उसके साथ छेड़छानी न की जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार की अनेक चीजें यदि पकने के लिए डालते रहा जाए तो उस पतीली की कुछ चीजें घुल जाएंगी, कुछ जलने लगेंगी, कुछ कच्ची रह जावेंगी। जो लोग समय को समय जीभ के चटोरेपन या दोस्ती एवं शेखी के लिए बार बार चाय, बिस्कुट, नाश्ता, तफरीह उड़ाते रहते हैं, उनके पाचन कभी ठीक नहीं रह सकते। भोजन के बारे में ये कठोर नियम बनाया जाना चाहिए कि दिन में 2 बार ही खाया जाए। बीच के समय में कुछ भी न खाने का कठोर प्रतिबंध रखा जाए। रात को जल्दी सोने और प्रातः जल्दी उठने की आदत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति ने रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए बनाए हैं। दिन छिपते ही चिड़िया अपने घोंसलों में आ जाती है। पशु जंगल में चरकर अपने आश्रय स्थानों को लौट आते हैं। रात्रि में काम करने वाले हिंसक पशु, पक्षी या चोर बदमाश सरीखे ही कोई हो सकते हैं, इसलिए उन्हें निशाचर के बुरे नाम से संबोधित किया जाता है। जो लोग देर तक रात को जागते, मटर गश्ती करते, खेल तमाशों में घूमते, हा हू करते रहते हैं, वे उतने ही अंश से निशाचर हैं जितनी की रात जागने में गवाते हैं। रेल, पुलिस आदि की जिनकी ड्यूटी ही रात की है, उनकी मजबूरी समझ में आती है। पर जो लोग अकारण रात में जागते रहते हैं और सवेरे दिन निकले तक पड़े सोते रहते हैं, वे स्वास्थ्य संबंधी एक भयंकर भूल करते हैं। शाम का भोजन जल्दी ही कर लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सो जाना चाहिए। नींद पूरी करके ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलती है तो शरीर में एक उत्साहवर्धक ताजगी दिखाई पड़ती है। उस समय जो भी काम किया जाएगा बहुत ही अच्छा होगा। विद्यार्थी यदि उस समय पढ़ते हैं तो थोड़ी ही देर की पढ़ाई अन्य समयों में कई घंटे पढ़ने से अधिक फलप्रद होती है। जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं उनके लिए भी वो समय सर्वोत्तम है। जो स्वास्थ्य सुधार के लिए भ्रमण को जाना चाहते हैं उनके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की वायु अमृतमयी है। सूर्योदय से पूर्व 2 घंटे से लेकर दिन निकलने तक का समय अमृत कहा जाता है। उस समय का अपने प्रिय विषय के लिए उपयोग करके कोई भी बहुत आशाजनक लाभ ले सकता है। ये अमृत समय सोने में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, पर ऐसा संभव उन्हीं के लिए है जो रात को जल्दी से जल्दी सोने की व्यवस्था बनावे। देर से सोकर जल्दी उठने का क्रम बनाया जाएगा तो उससे तो
नींद भी पूरी न हो सकेगी और कच्ची नींद में उठना लाभ के स्थान पर हानिकारक ही होता है। अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी एक नियत दिनचर्या बना लेनी चाहिए और फिर दृढ़ता पूर्वक उसी पर चलते रहना चाहिए। समय का विभाजन यदि ठीक प्रकार किया जाए और उस कार्यक्रम का कड़ाई के साथ पालन किया जाता रहे तो आलस्य और प्रमाद में यूं ही बर्बाद होते रहने वाला बहुत सा समय बच सकता है। और उस बचे समय का सुव्यवस्थित उपयोग करके मनुष्य स्वास्थ्य को ही नहीं सुधारता वरन उन्नति के अनेकों द्वार खोल लेता है। संसार का एक भी उन्नतिशील व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपना दैनिक कार्यक्रम बनाकर समय की बर्बादी को न रोका हो। आलसी और फूहड़ लोग बहुत धीमी गति से इधर उधर टहलते हुए सहज सहज थोड़े से काम में घंटों गुजार देते हैं। कुछ लोग एक काम पूरा होने से पहले नया काम शुरू कर देते हैं और पहले काम को अधूरा ही पड़ा रहने देते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। चाहिए ये कि जो काम समय से किया है उसे ठीक तरह पूरा करके समेट ले, तब दूसरा काम आरंभ करे। 10 अधूरे काम करने की अपेक्षा 2 पूरे काम करना सदा अधिक लाभप्रद सिद्ध होता। समय ही जीवन है, यही हमारी सर्वोत्तम संपत्ति है। भगवान ने आयुष्य की अमूल्य पूंजी मनुष्य को प्रदान की है और कहा है कि वह इस पूंजी का जिस ओर सदुपयोग करेगा उधर ही उसे आशाजनक सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। रुपया हाथ में हो तो उसके बदले में बिकने वाली हर चीज खरीदी जा सकती है। समय भी एक प्रकार का रुपया है। उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसी दशा में प्रगति होने लगेगी। रुपए से दवा भी खरीदी जा सकती और जहर भी। समय को आलस्य, प्रमाद, व्यसन, लापरवाही, मटर गश्ती और शौक मौज की निस्सार बातों में या कुविचारों एवं दुष्कर्मों में खर्च करना जहर खरीदने की बराबर है। पर जो अपना एक एक मिनट बहुमूल्य समझकर उसे सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर खर्च करते हैं वे अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा लेते हैं। व्यवस्थित आदतों वाले मनुष्य का अंतर्मन भी व्यवस्थित हो जाता है और फिर उसके नियंत्रण में चलने वाला शरीर भी नियमित और व्यवस्थित रीति से काम करने लगता है। कम कम हो या ज्यादा, हर व्यक्ति को नियत दिनचर्या के अनुसार ही उसे पूरा करना चाहिए। नौकरी के घंटे नियत होते हैं, स्कूल में पढ़ने के घंटे विषयवार विभाजित रहते हैं। बाजार की दुकानें खुलने और बंद होने का समय सरकार ने नियत कर दिया है। व्यवस्थित रीति से नियत समय में ही बहुत काम हो जाता है और अव्यवस्थित कार्य प्रणाली से समय तो बहुत बर्बाद होता है पर काम जरा सा दिखाई पड़ता है। समय की अव्यवस्था का सबसे खराब प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। शौच, स्नान, कुल्ला, दातौन, सोना, जागना, खाना, पीना, किसी भी बात का जिनका नियम नहीं उन्हें अनुशासन भंग करने का दंड प्रकृति देगी ही और उन्हें अस्वस्थता की शिकायत बनी ही रहेगी। शक्तियों का अनावश्यक अपव्यय न होने पावे, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। दिन भर के प्रकाश में काम करने के बाद आंखें रात के अंधेरे का आराम चाहती है। जहाँ तक हो सके रात को बिजली के तेज प्रकाश से बचना चाहिए। सिनेमा की नैतिक बुराई तो प्रसिद्ध ही है। आँखों पर उस तेज रोशनी का बुरा असर पड़ता है। आँखों की बीमारियां बढ़ाने में सिनेमा भी एक प्रमुख कारण है। कपड़े इतने न पहनने चाहिए जो शरीर को सर्दी गर्मी का अनुभव ही न होने दे। ऋतु प्रभाव से शरीर को पूर्णतया बचाए रहने पर सहन शक्ति का गुण नष्ट होने लगता है। ऐसे लोगों का जरा भी सर्दी लगने पर जुकाम होने और जरा सी गर्मी लगने पर लू लगने की आशंका बनी रहती है।
मुंह ढककर सोने की आदत रक्त की शुद्धता के मार्ग में भारी बाधा पहुंचाती है। स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन न मिलने पर बीमारियां घेरती है, इसे सभी जानते हैं। गंदगी से रोग फैलते हैं। भोजन और जल यदि गंदे बर्तनों से, गंदे हाथों, गंदे व्यक्तियों, गंदे स्थानों से संबंधित रहेगा तो अवश्य ही गंदा एवं हानिकर हो जाएगा। इसलिए आहार में सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। वायु के संबंध में भी यह सफाई बरती जानी चाहिए। अन्न और जल के बिना कुछ समय मनुष्य जीवित भी रह सकता है, पर वायु के बिना क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। इससे वायु की उपयोगिता स्पष्ट है। उसे ग्रहण करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमारे रहने और काम करने का स्थान ऐसा न हो जहाँ स्वच्छ वायु न पहुँचती हो। कहते हैं कि जहाँ स्वच्छ हवा और सीधी धूप नहीं पहुँचती, वहाँ डॉक्टर पहुँचा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के उपरोक्त वैज्ञानिक तथ्य यही प्रमाणित करते हैं कि नियमितता एवं अपने आप पर नियंत्रण प्रकृति के अनुरूप व्यवहार है। जो भी इन नियम अनुशासनों की अवहेलना करता है, प्रकृति की पाठशाला में उसे कड़ा दंड मिलता है। कुछ समय के लिए सामयिक राहत पाने के लिए भले ही औषधियों का सहारा ले लिया जाए, अक्षुण्ण स्वास्थ्य व प्रबल जीवनी शक्ति बनाए रखने का मूल मंत्र एक ही है: प्राकृतिक जीवन क्रम एवं संतुलित संयमित दिनचर्या। अपनी मन मर्जी पर चला जाए, जो मन में आए खाया जाए, यह प्रकृति के प्रतिकूल आचरण है। असंयम की कीमत कालांतर में हर व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। समय, वाणी, रसना, जनेंद्रियों एवं अर्थ का संयम हर दृष्टि से सौभाग्य एवं अक्षय स्वास्थ्य का पथ प्रशस्त करता है।